स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट यूनिट दैट इज सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आपने अभी तक देखा डिजाइनिंग के बारे में, आपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखा किस तरीके से हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं, फिर डिजाइनिंग कैसे करते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, आपने डिजाइन वगैरह सब बना लिया। अब हम एक्चुअली अपने कोड को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसे अब बनाने जा रहे हैं, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस स्टेज, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन से। इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द डिजाइन इनटू अ वर्किंग प्रोग्राम, राइट। आपने अपने डिजाइनिंग में देखा था कि हमने अपना एक डिजाइन बनाया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने एसडीडी बनाया, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। अब इस डिजाइन के हेल्प से, इस डॉक्यूमेंट के हेल्प से हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अभी तक बस हमने डिजाइनिंग की थी, पर अब उस डिजाइनिंग से एक्चुअली वर्किंग प्रोग्राम बनाने को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, राइट। इम्प्लीमेंटेशन आपने सुना होगा वर्ड, इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज को कार्यरत करना। कार्यरत यानी कि उसको काम में लाना, उसको एकदम ना स्टार्ट कर देना, उसका प्रोसेस को स्टार्ट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन में यही है कि सारे के सारे प्रोसेस जो डिजाइनिंग के बाद हम करते हैं अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को एक्चुअली में डेवलप करने के लिए, दैट इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कोडिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द डिजाइन टू लाइफ, ठीक है। ये कोडिंग वगैरह ये सब क्या होता है, डिजाइन से लाइफ लाने के लिए काम आता है। आपने डिजाइनिंग कर लिया, आपने अच्छा सा डिजाइन बनाया, पर अगर आपको कोडिंग ही नहीं आती होगी तो आई डोंट थिंक आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे, है ना। आपने अच्छा सा अपना डिजाइनिंग किया, फिर आप उसको अब लाइफ दे रहे हैं उसको, है ना। आपने बता दिया कि यहाँ पे ये चीजें होंगी, ये चीजें नहीं होंगी, है ना। फिर उसके बाद ये चीजें किस तरीके से काम करेंगी। जब हम कोई आपका वेब पेज बनाते हैं तो उसमें हम अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं, HTML सीखते हैं, CSS सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, राइट। तो ये तीनों चीजें हम लोग बेसिक है फ्रंट एंड बनाने के लिए, ये हमें आनी चाहिए। तो उसके बाद आप सबसे पहले वेब पेज को, ऐसा तो नहीं आप पहले ये कोडिंग ही स्टार्ट कर देंगे ये सारी, ऐसा तो हम नहीं करते हैं। सबसे पहले हम एक डिजाइन बनाते हैं, राइट। वो डिजाइन आप खुद से बना लीजिए, ये डिजाइनिंग कमेटी आपको देती है, इट्स ऑल अबाउट यू, है ना। अभी हम एक छोटा सा मॉडल ले रहे हैं कि कोई एक इंसान है, कोई पर्सनल यूज के लिए अपना एक वेब पेज बना रहा है, ठीक है। उसने अपना डिजाइन बना लिया, सब कुछ सोच लिया, अच्छे से समझ लिया। अब फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसको लाइव देगा, है ना। अभी तो उसने अपने हेड में सोचा है ना, कि यहाँ पे ये चीजें होंगी। वो सपोज कोई वेब पेज बना रहा है, उसने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली, यहाँ पे एक फोटो लगी होगी, लोगो होगा, यहाँ पे पूरा नाम होगा किसी भी उसके एनजीओ का, या कोई भी चीज वो जो बना रहा है, राइट, उसकी कंपनी का जो भी कुछ, और यहाँ पे उसकी डिटेल होंगी, और सबसे नीचे कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन होगा, है ना। उसने अपने हेड में सोचा है, फिर उसको पेपर पे उतारेगा, किस तरीके से करेंगे। अब उसको एक्चुअली लाइफ देने का जो काम है वो इम्प्लीमेंटेशन का काम है ना। सब कुछ हमने सोच लिया, अब उसको सही में करना जो है, उसको लाइफ देना। हमने सोचा था ना हम एक वेब पेज बनाएंगे, तो उस वेब पेज को बनाना इम्प्लीमेंटेशन है। डिजाइनिंग के बाद जब हम उसको जिंदगी दे रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप तो ये सोचिए, भगवान ने हमें बनाया होगा तो उन्होंने सोचा होगा एक इंसान बनाऊंगा मैं, ऐसा होगा जो इंटेलिजेंट होगा, या फिर ये होगा वो होगा, उन्होंने अपने हेड में सोच लिया। अब फिर उसके बाद वो हमें बना रहे हैं ना, एक्चुअली में हमको लाइफ दे रहे हैं, राइट। तो या फिर कोई आर्टिस्ट होता है, वो अपना मॉडल बनाता है, तो अपने दिमाग में सोचता है पहले से। किसी भगवान की हमें अगर मूर्ति बनानी है तो हम पहले सोचेंगे कि हम किस भगवान की मूर्ति बनाएंगे, है ना। सपोज हमको महादेव की मूर्ति बनानी है, ठीक है, शिव जी की मूर्ति, जिसमें वो हो अपने एकदम मेडिटेशन फॉर्म में, है ना। सबसे पहले हमने सोच लिया कि हमें शिव जी की मूर्ति बनानी है, वो किस फॉर्म में होने चाहिए, मेडिटेशन फॉर्म में वो होने चाहिए। तो शिव जी के पास क्या क्या, मतलब एक इंसान को ये बताने के लिए कि ये जो मूर्ति है ये शिव जी की है, क्या क्या सिग्निफिकेंस चीजें होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। उनके सिर पे एक चांद होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की मालाएं होनी चाहिए, सांप होना चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। फिर हमने ये डिजाइन जो अपने हेड में सोचा, और फिर उस डिजाइन की हेल्प से जब हम मूर्ति को एक्चुअली बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, डिजाइन टू लाइफ। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन को ऐसे समझे कि डिजाइन टू लाइफ का ये कॉन्सेप्ट है जिसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। Software engineers write the actual code, create modules, and build the system according to the design specification. Right? ये देखिए, ये चीज आपने अपना डिजाइन बना लिया, सब कुछ रिक्वायरमेंट लिया आपने सबसे पहले, फिर आपने एक डिजाइन बनाया। अब उस डिजाइन के बाद जब आप सच में उस डिजाइन को डाल रहे हैं, राइट, कोडिंग कर रहे हैं, दिस सेक्शन इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन। ओके, अभी इधर देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, राइट। आपने डिजाइन भी पढ़ लिया,
है ना। आपको मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी बता दिया क्या होता है, तो आप खुद से भी सोचिए कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप क्या है, कि कैसे एक दूसरे को एक दूसरे से रिलेटेड किस तरीके से है ना। ये आप खुद से जब पहले सोचेंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो डिजाइन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, व्हाइल इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द डिजाइन इनटू अ फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। सपोज हमको कुछ ऐसा आपका चिप बनानी है, तो इस चिप का पहले हम एक डिजाइन बनाएंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि यहाँ पे ये रजिस्टर्स होंगे, यहाँ पे ये सब चीजें होंगी, यहाँ पे इस तरीके से वायर्स जाएंगे, इस तरीके से हम बनाने वाले हैं, ये इसका डिजाइन है। और अपने हेड में सोचना, डिजाइन एक ब्लूप्रिंट होता है और इम्प्लीमेंटेशन उस ब्लूप्रिंट को एक्चुअली में फंक्शनिंग सिस्टम में बनाना इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा गहरा है। अगर डिजाइन अच्छा नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी नहीं होगी, आपका सॉफ्टवेयर अच्छा बन के नहीं निकलेगा। अगर डिजाइन सही होगा, इम्प्लीमेंट करना ठीक से नहीं आया, तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, तो भी आपका सिस्टम खराब ही होगा। तो रिलेशनशिप और इम्प्लीमेंट सॉरी डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा गहरा है। डिजाइन के बिना इम्प्लीमेंटेशन नहीं चल सकता, इम्प्लीमेंटेशन के बिना डिजाइन नहीं चल सकता। उस डिजाइन का क्या ही फायदा जिसको आप इम्प्लीमेंट ही ना कर सके, है ना। तो आप इसी तरीके से समझिए कि डिजाइन जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, और फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस ब्लूप्रिंट को एक्चुअली में पिक्चर में लाने वाली चीजें हैं, है ना। अगर आप सोचो आपको कुछ भी बनाना है, घर बनाना है, कुछ भी चीज बनानी है, आपने ब्लूप्रिंट बना लिया उसका, एक कमरा यहाँ होगा, एक कमरा यहाँ होगा, एक कमरा यहाँ होगा, ठीक है, आपने ऐसा बना लिया, तो ये आपका पहले आपने डिजाइन बनाया, दैट इज योर ब्लूप्रिंट। और फिर उसके बाद जब अपने घर बना रहे, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, है ना। आपको आई गेस सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो कि डिजाइन जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है, और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उस ब्लूप्रिंट को एक्चुअली में स्टेब्लिश करना, रियल लाइफ में उसको लेकर के आना, आपके ब्लूप्रिंट को इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन। तो ये दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से समझ आ गया, आप इसको अपनी वर्ड्स में, अपने लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, ठीक। देखिए आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इनसेपरेबल। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते। दीज एक्टिविटीज ऑफन अकर साइमल्टेनियसली एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। बिल्कुल करती हैं इन्फ्लुएंस। मैंने आपको जैसे कि अभी बताया ना कि अगर आपका डिजाइन इस तरीके का है जिसको आप इम्प्लीमेंट ही ना कर सके, एक जब हम डिजाइनिंग करते हैं ना, तो हमको इस तरीके का डिजाइन बनाना चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट हो सके। ऐसा नहीं है कुछ भी उठ पटांग बना के रख दिया जिसको आप बना ही ना सको, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिजाइनिंग जब हम कर रहे हैं तो अच्छी करो, बिल्कुल अच्छी करो, एकदम प्रो लेवल की करो, पर लेकिन वो प्रो लेवल इतना भी प्रो ना हो कि आप उसको इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए, राइट। तो जब भी डिजाइनिंग करें तो अपने हेड में ये बात ध्यान रखनी है कि ये चीज हमको इम्प्लीमेंट भी करनी है ना, बस पिक्चर में ही नहीं बना के छोड़ देनी। जैसे कि आप लोग ड्राइंग बनाते हैं, है ना, हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, वो हमारी ड्राइंग को कोई बाउंड नहीं कर रहा। पर लेकिन अगर उस पर बाउंडेशन ये लग जाए कि जो आप ड्राइंग बना रहे हैं वो रियल लाइफ में भी बनानी पड़ेगी, या कुछ मॉडल बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा बाउंड करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि नहीं तो हमारे पास अपने चीजें हैं, ना ही हमें पास इतनी स्किल्स हैं कि हम जो हमने अपने हेड में इमेजिन करा है उसको हम बना दें, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन है वो इंसेपरेबल है। जब हम डिजाइनिंग करें तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको इम्प्लीमेंट करना है इन द सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, राइट, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, कि जो हम डिजाइन कर रहे हैं ना वो हमको आगे जाके इम्प्लीमेंट भी करना है, तो वो ना ही तो ज्यादा प्रो लेवल का होना चाहिए और ना ही ज्यादा बिगनर्स लेवल का होना चाहिए, एक एक अच्छा सा क्लासिक सा डिजाइन हमें सोचना है और बनाना है। ऐसा भी ना लगे कि ये तो किसी बच्चे ने बना दिया, और ऐसा भी ना लगे कि इसको तो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजें अपने दिमाग में रखनी है। While design provides a vision and structure, implementation translates that vision into executable code. राइट। तो डिजाइन जो होता है वो आपको एक विजन देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, एक नजरिया देता है डिजाइन, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्चुअली में उस चीज को बना करके आपके सामने रख देता है ना। तो आप या फिर कहीं किसी से कपड़े सिलवाने जाएं, तो आपके दिमाग में होता है कि हाँ मुझे इस तरीके के कपड़े सिलवाने हैं, आगे से ऐसे, पीछे से ऐसे, ये नेक, ये डिजाइन, ये सब आपके दिमाग में है, राइट, एक आपका नजरिया है। फिर उसके बाद जब आपका जो टेलर है वो आपको एक्चुअली में ला के देता है, दिस इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन। होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। Effective communication between designers and implementers is crucial to maintain consistency and alignment throughout the development process. Right? जो आपका डिजाइनर है और जो इम्प्लीमेंटर है, उन दोनों को आपस में अच्छा सा रिलेशनशिप रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़ाई करते रहो, पता ही ना चले कि डिजाइनर ने क्या बना कर दे दिया, इम्प्लीमेंटर ने क्या बना कर दे दिया, ऐसा नहीं करना है, राइट। वो दोनों का एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। डिजाइनर ने जो बनाया है अगर वो इम्प्लीमेंटर को नहीं समझ आ रहा कि इसने क्या बनाया है, तो वो उससे जाके पूछ ले
कि ये इस तरीके से बना है। अगर डिजाइनर को लगता है कि इस चीज में इम्प्लीमेंट करने वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो वो उसको आकर के बता दे कि इसको देखना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए, नहीं तो सॉफ्टवेयर का ही तमाशा बनेगा और कुछ नहीं होना। अब हम बात कर लेते हैं आपके इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज की। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें इश्यूज आते हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, ये तो जाहिर सी बात है। पर अब हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले आपका मिस अलाइन एक्सपेक्टेशंस, राइट। क्या होता है, कभी कभी जो आपके डेवलपर हैं, स्टेक होल्डर हैं, बनवाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, इन दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है ना। कोई वो कहना कुछ और चाहता है, हम समझ कुछ और लेते हैं। तो उस चीज से क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोजेक्ट है, वो वैसा नहीं बन पाता जैसे हम बनवाना चाहते हैं। तो ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप लोग एक दूसरे से रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहें, एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको ढंग से क्लैरिफाई कर दें कि आपको बनवाना क्या है सबसे पहले, और फिर एक दूसरे से टाइम टू टाइम डील करते रहें कि ये हम ऐसा बना रहे हैं, ये ऐसा बनकर आएगा, ये ऐसा बनना चाहिए, ये ऐसा बनना नहीं चाहिए। तो ये होना बहुत जरूरी है। मिसकम्युनिकेशन अगर आपके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की किसी भी जर्नी में हो रहा है, या आपका सॉफ्टवेयर में ही क्या, अगर किसी भी फील्ड में, लाइफ की किसी भी रेस में अगर आपका मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पे चीजें खराब ही होंगी, राइट। किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने का तरीका मिसकम्युनिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है अगर आपको किसी की बात बुरी लगे तो आप चुप होकर के बैठ जाइए। प्लीज लेट हिम और हर नो कि क्यों आप बुरा मान रहे हैं। ठीक है, तो मिसकम्युनिकेशन नहीं करना, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चाहे रियल लाइफ हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा इंटीग्रिटी। क्या होता है कि कभी कभी डेटा को कंसिस्टेंट एक्यूरेट रख पाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डेटा बहुत ज्यादा होता है, तो उसको सिक्योर रख पाना, एक्यूरेट रख पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। दिस इज नोन एज डेटा इंटीग्रिटी। तो उसका क्या सोल्यूशन है कि आपको इम्प्लीमेंट रोबस्ट डेटा वैलिडेशन, इंक्रिप्शन एंड बैकअप मैकेनिज्म, राइट। तो आपका जब डेटा ऐसा आपको लगे कि ये ज्यादा डेटा है, हम इसको एक्यूरेट नहीं रख पाएंगे, या फिर इसकी सिक्योरिटी हम नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पर आप उस डेटा का बैकअप ले लीजिए, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखिए कि उसी को आप ही समझ सके और कोई ना समझ सके। ढंग का सा सिक्योरिटी पासवर्ड लगाइए, ये सब इसमें रखिए। ठीक है, देन है आपका लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस अमंग प्रोजेक्ट टीम्स। आपका जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है, डिजाइनिंग फेज के बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है, तो आपके जितने भी टीम मेट्स हैं, हो सकता है उनको ना पता हो सकता है वो तैयार ना हो इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए। तो जब ऐसे सिचुएशन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। वो लोग प्रिपेयर ही नहीं थे, जितने आपके टीममेट्स थे वो प्रिपेयर नहीं थे इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए। तो उस सीन में आपको क्या करना है कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन कर दीजिए इम्प्लीमेंटेशन फेज से पहले ही, राइट। और उनको डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाइए। आपको अच्छा सा प्लान बनाना है कि हम इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तो कोडिंग इतने टाइम तक करेंगे, फिर हम टेस्टिंग इतने टाइम तक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने टीम को सब कुछ बता दीजिए। ऐसा नहीं करना कि जो टीम लीडर है वो खुद ही सब कुछ काम कर रहा है, अपने टीममेट्स को कुछ नहीं बता रहा। तो यहाँ पर लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट होता है ना, वो एक टीम का होता है। अगर वो टीम पूरा ढंग से काम नहीं करेगी तो वो प्रोग्राम खराब होगा ही होगा, राइट। अगर आप कोई काम एज ए सिंगल पर्सन कर रहे हो तो इट इज वेरी ओके, आप सिर्फ अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। बट जब आप कोई भी काम एक टीम के साथ कर रहे हैं, तो आपको उस सब टीम को एक साथ चलना होता है। एक बंदा आगे चला जाए, एक बंदा पीछे रह जाए, ऐसा काम नहीं चलता है, राइट। तो जब भी हम कोई टीम का काम करते हैं, तो टीम को पहले से बताना होता है कि हम यहाँ यहाँ ये स्टेप्स लेने वाले हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में जा रहे हैं, तो हमको सबको बताना पड़ता है कि हमारा डिजाइनिंग फेज अब कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया है, अब इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब डिजाइन देख लीजिए अपने सॉफ्टवेयर का, अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना इम्प्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा, है ना। देन है आपका लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वेंडर्स। जो वेंडर्स होते हैं, राइट, जिनसे हम अपना सामान लेते हैं, राइट, थर्ड पार्टी जो होती है, उससे जब हम चीजें लेते हैं, राइट, वेंडर सपोर्ट इज क्रूशियल ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्पेशली फॉर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो इस टाइम पे जो वेंडर्स होता है उनका जो सपोर्ट है वो ढंग का सा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो वेंडर्स होते हैं उनका सपोर्ट ही ठीक नहीं हो पाता। तो हमारा काम हम तो करना चाहते हैं, हम तो तैयार हैं, पर लेकिन जब वेंडर ही हमारे को सामान नहीं दे रहे हैं, तो हम किस तरीके से अपना काम कर पाएंगे। तो उस सीन के लिए आपको ऐसा वेंडर चूज करना चाहिए जो रिलायबल हो, है ना। आप उसके ऊपर रिलाय कर सको कि हाँ मुझे भरोसा है कि ये एट द एंड ऑफ द मोमेंट खराब नहीं करेगा, सत्यानाश नहीं करेगा। एंड एस्टेब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स, राइट। उन लोगों से सही तरीके का कम्युनिकेशन बिठाइए। ऐसा नहीं है
कि आप यहाँ से अपने एंड से सामान भेज रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है, उसने सुन लिया, पर जिससे एक्चुअली में आना है इस वाली कॉरपोरेशन से, इस तक बात ही नहीं पहुंची, यहाँ पे पहुंच गई, आपने इसको बता दिया, तो लेकिन इसने इसको ढंग से बताया ही नहीं, मिसकम्युनिकेशन हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका सीन थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, तो इसलिए आपको मिसकम्युनिकेशन नहीं करना है, सब कुछ क्लियरली बता दो, एकदम पेपर पे लिख करके फोटो खींच करके भेज दो। कोई सब कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करो अपने एंड से, तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई हो जाओ कि मैंने उसे बता दिया है, अब वो मुझे भेजेगा ही भेजेगा। और सामने वाली पार्टी भी ऐसी होनी चाहिए जिसके आप ऊपर आप रिलाय कर सको कि मैं जब इससे सामान मंगाऊं तो ये मुझे सामान भेज दे। देन आपका इनएडुकेट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग टूल्स, लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग टूल्स कैन हिंडर यूजर अडेप्टेशन। राइट, अगर आप कुछ चीज बना रहे हो तो उसको जो बना रहे हैं उनकी ट्रेनिंग भी होनी जरूरी है, राइट। कभी कभी क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज से पहले जो हमारे ट्रेनिंग वाले बंदे होते हैं उनको हम ट्रेन नहीं कर पाते, टीममेट्स को, तो फिर हम क्या करें, जब भाई वही ट्रेन नहीं है तो बनाएगा कौन। तो इस टाइम के लिए आपको यूजर फ्रेंडली ट्रेनिंग मटेरियल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्यूटोरियल्स रखने चाहिए, वर्कशॉप्स रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक टाइप का सॉफ्टवेयर आपकी टीम ने बना दी तो वो हर टाइप के सॉफ्टवेयर बना सकती है, ऐसा नहीं है ना। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए अलग अलग टाइम पर आपको वर्कशॉप्स रखनी चाहिए, अच्छा अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल्स रखना चाहिए, ट्यूटोरियल्स बनाने चाहिए, तो ये सब बहुत जरूरी है, राइट। डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्लीमेंटेशन डिसरप्शंस कैन इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, राइट। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्रोडक्टिविटी को हानि पहुंचती है। इसका सोल्यूशन यही है, मॉनिटर प्रोग्रेस, एड्रेस द बॉटलनेक प्रॉम्प्टली एंड मेंटेन टीम मोरल। राइट, क्या होता है कि जब हमारा इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी खराबी होती है तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्पेक्ट करती है, बैडली इम्पेक्ट करती है। तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपके टीममेट्स को कभी ऐसा ना लगे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा लाइक दिस, ऐसा नहीं। उनको हमेशा प्रोत्साहन करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और सारी चीजों को मॉनिटर करते रहिए कि प्रोग्रेस कैसी है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हमने बहुत तगड़ी प्रोग्रेस कर दी, फिर मिडिल में आके हम थोड़े से एक मेंटेन कर लिया हमने ग्राफ, लाइक इस तरीके से हमारा ग्राफ था, स्टार्टिंग में हमने बहुत मेंटेन करा, फिर हमने थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया, और डाउनफॉल आ गया, फिर और आ गया, और फिर बिल्कुल इधर हम देसी गिर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आपकी प्रोग्रेस को मेंटेन करके रखना चाहिए, है ना। उसको मॉनिटर करते रहिए कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो कैसी थी। अगर आपको जैसे लगे कि हाँ ये थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे हो रहा है, तो आप यहीं से इसको चेंज कर सकते हैं ना, कुछ ऐसे सुधार ला सकते हैं। पर अगर आपने मॉनिटर ही नहीं किया तो वो तो पूरा धड़ाम जैसे गिर जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि जी हो गया, तो कांड हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपने, ये सारी इश्यूज थे जो कि आपके इम्प्लीमेंटेशन फेज में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की। अब इससे क्या मतलब है भैया, तात्पर्य क्या है। जब भी आप कोई काम करते हो तो उसके लिए आपको पूरा एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पूरा एनवायरनमेंट चाहिए, है ना। शांत जगह होनी चाहिए, खाने पीने का सामान मतलब पानी बेसिकली हमारे पास होना चाहिए, टेबल होनी चाहिए हमारे पास, और हमारी बुक्स हमारी सारे पास होनी चाहिए। ये सारा आपका एनवायरनमेंट होता है पढ़ने का। कुछ लोग होते हैं जो कि गाने सुन के भी पढ़ लेते हैं, मेरे को वही आदत है, मैं गाने सुनते टाइम भी पढ़ पाती हूँ, तो पढ़ाई नहीं होती मेरे से। और कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल शांत माहौल चाहिए, अगर इतनी सी भी आवाज होती है ना वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो एक कमरे में बंद होकर के पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग गाने सुन के मेरी तरह या टीवी देख करके मेरी तरह पढ़ना चाहते हैं, है ना, वो लोग पढ़ लेते हैं, ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि अगर शांत माहौल होगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। थोड़ा कुछ हो जाए तो वो लोग ना पढ़ पाए कि भैया आप बिल्कुल शांति है, मैं नहीं पढ़ सकते ऐसे में, ऐसा नहीं होता। पर लेकिन जो लोग शांति में पढ़ना पसंद करते हैं ना, उनको अगर थोड़ा सा भी शोर हो जाए तो वो पढ़ नहीं पाते। तो जो इन्वायरमेंट होता है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्टिविटी में, डेवलपमेंट में। तो प्रोग्रामिंग का भी एक इन्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आपने लैपटॉप उठाया आप प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी, कोडिंग करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। एक पूरा इन्वायरमेंट हमको चाहिए होता है। अब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कंबाइंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। ऐसा नहीं है आपने अपना लैपटॉप उठाया आपने सब कुछ स्टार्ट कर दिया, नहीं तो आपने उसका हार्डवेयर देखा, ना ही सॉफ्टवेयर देखा कि मेरे पास इतना हार्डवेयर है कि मैं जिस लेवल का कोड लिख रहा हूँ वो उसको रन करा पाए या नहीं, ना आपने सॉफ्टवेयर देखा। तो अब ऐसा थोड़ी ना आपका कोड कर जाएगा। टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट, अलग अलग एप्लीकेशन जो होती है उनको अलग अलग चीजें चाहिए होती है ना, अलग अलग एनवायरमेंट चाहिए होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। डेवलपर्स टिपिकली वर्क विद इन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स, आईडीईज बोलते हैं इनको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स। यहाँ पे सारी चीजें ना एक अच्छे तरीके से कंबाइनली मिलती हैं आपको, विच प्रोवाइड अ यूनिफाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर वेरियस डेवलपमेंट टूल्स, राइट। एक ग्राफिकल इंटरफेस आपको मिलता है
तो सब्जी की ही जीयूआई ही चल रहा है, तो आप अच्छे से उससे देख करके बना सकते हैं अपनी चीजें, राइट। एक प्लेटफॉर्म होता है। की फीचर्स ऑफ आईडीज इंक्लूड सोर्स कोड एडिटिंग, डीबगिंग, ऑटोमेशन फॉर टास्क लाइक कंपाइलिंग एंड टेस्टिंग कोड, राइट। तो आईडीज जो होते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसमें आपकी सोर्स कोड की एडिटिंग होती है ना, आप वहाँ पे सोर्स कोड अपने लिख सकते हैं, फिर आप उसकी डीबगिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, और वहाँ पे आपकी ऑटोमेशन भी होती है कि आप कंपाइलिंग और टेस्टिंग आपकी कोड की अपने आप ही हो जाए जब आप अपना की प्रेस करें। तो ये आपकी एक आईडी की फीचर्स होते हैं। अगर ये आपके बारे में आए कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में लिखिए, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि उसमें सोर्स कोड की एडिटिंग होनी चाहिए, उसके पास डीबगिंग भी होनी चाहिए, अगर हमने कोई गलती कर ली है तो हम उसको डीबग भी कर सके, राइट। सेकेंडली उसमें ऑटोमेशन होनी चाहिए कि आपकी जो कंपाइलिंग और टेस्टिंग का जो कोड है वो आप खुद से हो सके, है ना, ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए अलग से कोड लिखना पड़ता है, राइट। आपकी टेस्टिंग और कंपाइलिंग भी हो सके। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स, राइट। IDE offer a convenient workspace for developers by bundling essential tools। IDE जो होती है ना, वो आपका एक तरीके से एक ऐप होता है जहाँ पे आप अपने सारा का सारा काम कर सकते हैं। जैसे आपका विजुअल स्टूडियो कोड होता है ना, वहाँ पे हम अपना सारा कोड लिख सकते हैं, सब चीज होती है उसमें, आपके जितने भी टूल्स हमको चाहिए वहाँ पे वो सारी चीजें मौजूद होती हैं। जो आईडीज होती हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स, वहाँ पे आपकी एसेंशियल टूल्स होते हैं जितने भी आपको कोडिंग के लिए चाहिए होते हैं। सोर्स कोड एडिटिंग, डेवलपर्स राइट एंड एडिट कोड विद इन द आईडी, एंड debugging होनी चाहिए। IDE help locating fixed issues in the code. Automation, they handle tasks like code compilation, packaging, and testing. IDEs streamline development, reduce errors, and enhance productivity. Right? तो IDE का जो मेन काम है वो एरर को कम करना है, enhance productivity, ये सब उसके काम है। ये 2 स्लाइड्स से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे IDE के बारे में अभी तक तो। When selecting an IDE, consider factors such as, जब भी आप अपने आईडी सिलेक्ट करें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो आपको ये फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूज एन आईडी कंपैटिबल विद योर प्रोजेक्ट लैंग्वेज, राइट। कुछ कुछ जो आपके आईडीज होते हैं वो आपके लैंग्वेजेस वो नहीं, जैसे आपका टर्बो सी प्लस प्लस है, वो आपकी सी और सी प्लस प्लस को ही देता है। अगर आपके प्रोजेक्ट की लैंग्वेज सी है, सी प्लस प्लस है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप सब लोग विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज कर रहे हैं बेसिकली, मैं कोई इसको वो नहीं कर रही, है ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसका, ये कोई बस बता रही हूँ जनरली। प्लेटफॉर्म एंड ओएस कंपैटिबिलिटी आप देख लीजिए, एंश्योर इट वर्क्स वेल विद योर टारगेट प्लेटफॉर्म्स, राइट। आप जो अपना डेवलप कर रहे हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर, वो अच्छे से डेवलप हो, ऐसा ना हो कि आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आप लोग उसको डेवलप ही ना कर पाए। फंक्शनैलिटी, एक्सेस विच पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इट ऑटोमेट्स, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, चेक इफ योर डिवाइस कैन हैंडल इट्स मेमोरी यूजेज, राइट। रिसोर्स रिक्वायरमेंट देख लीजिए कि वो जो आपका आईडीई है वो इतना बड़ा है, कितना छोटा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं कि आपके सिस्टम में वो फिट ही नहीं हो रहा, आपकी मेमोरी में वो आ ही नहीं पा रहा, है ना। तो आप इस तरीके का सारी चीजें पहले से ही देख लीजिए। ये आपके कुछ आईडीई के एग्जांपल्स हैं, कोड लाइट, कोड ब्लॉक्स, ब्लूजे, क्लिप्स, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड है, ये सब आपके आईडीज हैं। तो बात करते हैं आपके सीएमएम की। सीएमएम जो है वो एक मॉडल है, द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज अ फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट कैर्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी इन 1987। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस बताना था आपको इस वजह से। It is not a software process model itself, but rather a tool used to analyze the approach and techniques followed by organizations during software product development. बेसिकली ये जो सीएमएम है ये एक ऐसा मॉडल है जो कि आपको बताता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी डेवलपमेंट किस किस स्टेजेस में होती है, यानी कि किन किन लेवल्स में होती है ना। कि ये बेसिकली ये सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर में ही नहीं और भी बहुत जगहों पर यूज होता है। ये एक टूल होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कोई भी प्रोसेस है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, उसकी डेवलपमेंट किन किन फेजेस में चल रही है। यहाँ पे हम अलग अलग लेवल्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सीएमएम आपके पेपर में आ जाता है, तो ये बहुत जरूरी है पढ़ना और समझना भी। तो सीएमएम की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, है ना। और इसके अलग अलग लेवल्स अभी मैं आपको बस पढ़ा रही हूँ इसमें। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ सीएमएम पढ़ लीजिए। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं आप उनको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरीके से उनको यूज करते हैं, सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। कंपेयरिंग एंड इवेलुएटिंग, इसमें क्या होता है ना, अलग अलग लेवल्स होते हैं कि जितने भी इसके इंपॉर्टेंस है ना, इस पे मैं आपको लेवल्स के बाद आती हूँ, है ना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहले मैं आपको लेवल समझा देती हूँ इसके। सी,
इसके ये 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले इनिशियल लेवल, है ना। इनिशियल लेवल क्या होता है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंटली नहीं हो रहा होता है। कोई भी अगर आपका सपोज एक बिजनेस है, उसको हम अगर इस सीएमएम के अकॉर्डिंग देखें तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जस्ट अभी आपने सेटअप ही किया है, आपका जो बिजनेस है अभी आपने जस्ट सेटअप किया है ना। आपको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि आपके बिजनेस को एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अभी आपने जस्ट सेटअप किया है, इनिशियल स्टेज है। देन है आपका लेवल 2, दैट इज रिपीटेबल। यहाँ पर क्या होता है, आपने कुछ टाइम तक का आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बहुत टाइम हो गया आपको काम करते करते, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि किस चीज को बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना टूल्स लगते हैं, और कितना मैन पावर लगती है, ये सब आपको पता चल गया है रिपीटेबल की वजह से। क्यों? क्योंकि वो बहुत बार आपने वैसी चीजें बना ली हैं, तो इसमें आपको पता चल गई है। ये आपकी लेवल 2 है। देन है आपका लेवल 3। लेवल 3 क्या होता है, ये डिफाइंड होता है। इसमें चीजें ना डिफाइन होनी शुरू हो जाती हैं। जब हम लेवल 3 में आ जाते हैं किसी भी बिजनेस के, वहां पर हम डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। डिफाइन करने लग जाते हैं चीजों को कि ये इस तरीके से होनी चाहिए, ये इस तरीके से होनी चाहिए, है ना। फिर आपका क्वांटिटेटिवली मैनेज। यहाँ पे क्या होता है, चीजें मैनेज हो रही हैं। अभी तो हमने सिर्फ डिफाइन करा था कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। आगे चल के वो चीजें मैनेज हो रही हैं कि हम उनको ठीक तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। मैनेज तरीके से, मैनेजिकल फॉर्म में हम उनको लगा रहे होते हैं। सबसे लास्ट स्टेज होता है ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग में क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हमारे जो है, हम ये मतलब अब सब कुछ डेवलपमेंट हो चुका है हमारे पूरे बिजनेस का, पूरे फ्रेमवर्क का, पूरे प्रोडक्ट का। अब बस हम इतना चाहते हैं कि इसमें कोई भी एरर ना आए, और मोर इम्पोर्टेंटली हम उसको और ज्यादा रिफ्रेश कर रहे हैं, और ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 लेवल्स होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। सीएमएम के बेसिकली ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के ये 5 लेवल है। सबसे पहले इनिशियल, ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है आपका, है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंटली नहीं होता, बस आपका फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे आपने सिर्फ अभी पैर ही रखा है। फिर उसके बाद आपने रिपीटेबल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम हो गया है काम करते करते, तो आपको नॉलेज आ गई आपके एक्सपीरियंस की वजह से। उसके बाद है डिफाइन। डिफाइन में क्या होता है, हम लोग अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। और क्वांटिटेटिवली मैनेज में हम करते हैं कि आपका जो चीजें हैं वो ढंग से मैनेज हो रही हैं या नहीं, आपके बिजनेस में सारी चीजें जिस तरीके से लिखी गई हैं वो उसी तरीके से हो रही हैं या नहीं, चीजों को भी हम मैनेज कर रहे हैं। और ऑप्टिमाइजिंग इज द लास्ट स्टेज। जो जितने भी वेल डेवलप्ड बिजनेस होते हैं वो इसी स्टेज पर हो रहे होते हैं। यहाँ पे वो लोग बस ये देखते हैं कि हम किस तरीके से और ग्रो कर सकते हैं, और हम ऐसा क्या करें कि हम और ज्यादा कमियों को बस साइड कर सकें, वो आए ना हमारे पे, बस हम उनको एरर फ्री कर सकें। ठीक है। Each maturity level is featured by several key process areas, right? That contains the areas an organization should focus on improving its software process to the next level. ठीक है, हर maturity level के पास एक key process area होता है, यानी कि ये वो area होता है जिसपे हमें काम करना है अभी, ताकि हम next level पर जा सकें, है ना। तो ये आपका की प्रोसेस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। की प्रोसेस एरिया क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, दैट कंटेन्स द एरियाज एन ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग इट्स सॉफ्टवेयर प्रोसेस टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। सबसे पहले आपका लेवल 1, इसकी कोई केपीए नहीं होती, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कि बेसिकली इसका कोई प्रोसेस एरिया नहीं होता। आपने इसमें कुछ नहीं हम बता सकते कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, ये इसका बात है। सेकंड लेवल जो होता है आपका रिपीटेबल, यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के डिफाइन करने वाले हैं चीजों को, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका प्रोसेस डेफिनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। थर्ड है आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो डेफिनेशन है प्रोसेस की वो लिखना शुरू करिए कि हमारा जो काम है वो ये है, इस अगर ये काम करना है तो ये हम करेंगे। अगर ये वाला सपोज किसी की होटल है, रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर ये वाला खाना बनाना है तो ये रेसिपी होगी, ये वाला खाना बनाना है तो ये रेसिपी होगी, ये वाला कुक असाइन होगा, है ना। तो ये इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए, उस कुक के जरिए दूसरे और कुक्स को बनाइए। ऐसा नहीं है कि एक ही कुक अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर कौन डिश बनाएगा, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखिए, है ना, लेवल 3 के लिए। और लेवल 4 है आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, और ज्यादा अपनी क्वालिटी को मैनेज करिए, इम्प्रूव करिए। ये रखिए कि ये इसी लेवल तक रहे, है ना, इससे गिरे नहीं। बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, पर आप उसको मैनेज करना सीखिए कि अगर हमने ये वाला खाना बनाया था, इस तरीके का बन के आया था, तो लोगों ने उसको पसंद किया था, उसी तरीके से रखें। देन है आपका फिफ्थ लेवल डिफेक्ट प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट। यहाँ पे आप ये कोशिश करें कि डिफेक्ट ना हो, राइट। टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है ना, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, तो उसमें नई नई चीजें आनी चाहिए।
तो अभी आपको इतना समझ आया, तो अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ सीएमएम पे आ जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, अभी आपको पता चला, जैसे मैंने आपको सब कुछ समझाया, तो जो रिसोर्सेज है उनका आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना, आपको पता चलिए, जब डिफाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उस फेज में हम चीजों को और समझ रहे होते हैं। देन आपका कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग, अब कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ही आप आपके लेवल 1 से लेवल 2 पर जाना चाहते हैं, तो आप उसको कंपेयर करेंगे ना, कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक से हो रही हैं या नहीं, तो हमें लेवल 2 पे जाने के लिए क्या करना है, कौन से की प्रोसेस एरियाज है, राइट। क्वालिटी मैनेजमेंट, आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट भी होती है ना, कि किस तरीके से हमने यहाँ पे खाना बनाया था, किस तरीके से हमने वहां पे खाना बनाया था, उसी तरीके से आपकी चीजें इधर उधर रिवॉल्व कर रही हैं। प्रोसेस एनहेंसमेंट, जो प्रोसेस है, जो मतलब कि अब जैसे आप खाना बनाने, वही होटल रेस्टोरेंट वाला, तो वहां पे आप जैसे खाना बना रहे हैं, तो आपको अलग अलग प्रोसेसेस पता चलते हैं ना, एक कुक लाए, दूसरा कुक लाए, तीसरा कुक लाए, सबकी अपनी अलग अलग रेसिपीज होती है हर चीज की, तो उन सबका मिक्सअप करके आप एक कोई बेस्ट रेसिपी निकाल सकते हैं, एक अलग प्रोसेस निकाल सकते हैं, प्रोसेस एनहेंसमेंट होता है। देन आपका इंक्रीज आउटपुट, अब इतनी सारी नॉलेज आपने गेन कर ली है, इतना सब कुछ आपको पता चल गया है, एक होटल का ही एग्जाम्पल लेके करते हैं। आपको इतनी सारी नॉलेज मिल गई है, आपको पता चल गया कि ये मिर्च मसाले डलेंगे तो ये अच्छा सा बनेगा, ये मिठाई का सामान डलेगा तो इससे मीठा अच्छा बनेगा, तो आपका जो आउटपुट होगा वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। तो सीएमएम इस तरीके से आपकी हेल्प करता है, राइट। आप एक लेवल वाइज एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर हम अभी इस लेवल पर हैं, तो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हमें किन किन चीजों पर काम करना है, राइट। तो सीएमएम ये आपको पूरी नॉलेज देता है। ये सीएमएम जो है बहुत अच्छे से समझ लेना, मैंने बड़ा अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इसके ऊपर अपनी पकड़ अच्छे से बना लेना, इसमें कोई कमी मत रखना। हाँ, हो सकता है ये आ जाए, और मोस्टली ये आता ही है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके कोकोमो मॉडल की, राइट। कोकोमो और कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, राइट। इसमें क्या होता है, इज वाइडली यूज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। यहाँ पे हम आपका जो मॉडल है ना, आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, ये जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। कोकोमो मॉडल में हम बस इतना ही करते हैं कि आपको कॉस्ट, एफर्ट कितना लगेगा, राइट, आपका ड्यूरेशन कितना लगेगा किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ये जानने के इच्छुक रहते हैं। ये जो है बैरी बोहम ने किया था, राइट, इसका इन्वेंशन वगैरह, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तब जाके आपका कोकोमो आपको मिला, ठीक है। The COCOMO model is a procedural cost estimate model for software projects. It helps to predict various parameters associated with the project. Right? आपका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारे जो आपके पैरामीटर्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया बेसिकली, उनको जानने के लिए वो आपकी हेल्प करता है। जैसे कि साइज, राइट, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, साइज क्या होगा वो आपको आपको हेल्प करता है बताने में, और जो कि एलओसी होता है, राइट, यूजुअली मेजरिंग लाइंस ऑफ कोड, राइट, इसको एलओसी लिखते हैं, लाइंस ऑफ कोड। और जब ज्यादा बड़ा कोड होता है तो हम उसको के एलओसी लिखते हैं, किलो लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। एफर्ट, द अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। कॉस्ट के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो आपका कोकोमो मॉडल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको प्लीज ढंग से पढ़िए, मेरे साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से समझिए, और ये जो इसके क्या बोलते हैं, इनको पैरामीटर्स हैं, इनको प्लीज ध्यान में रखिए। यानी आपका अब कोकोमो मॉडल को लगाने से पहले ना हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस कैटेगरी में लाया करता है। सबसे पहले है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो कि भैया छोटी सी है, मतलब सीधा सा प्रोजेक्ट है, ज्यादा कुछ टेढ़ा काम करना नहीं है, ठीक ठाक सा प्रोजेक्ट है, आराम से हम इसको बना सकते हैं ना। जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, दिस सुटेबल फॉर स्मॉल टीम्स, वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स, नॉमिनल एक्सपीरियंस, सबको मतलब कि पता होता है उसके बारे में, ज्यादा हमें एक्सपीरियंस लोगों की भी जरूरत नहीं होती, छोटा सा ही टीम हमको काफी रहेगी। और दीज प्रोजेक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हैव बीन सॉल्व्ड इन द पास्ट है। देन आपका सेमी डिटैच। सेमी डिटैच आपका ऑर्गेनिक और एम्बेडेड के बीच का होता है, ओके। एक ये बीच का सा होता है। एग्जांपल्स इंक्लूड कंपाइलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। रिक्वायर्स मोर एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी, बस ये आपको ऑर्गेनिक से ज्यादा थोड़ा सा एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी मांग रहा है, पर लेकिन एम्बेडेड से कम मांगता है, ज्यादा भी नहीं मांगता। और एम्बेडेड पढ़ लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो हाईली क्रिएटिव डिमांड्स आपकी होती है, कि अगर आपकी डिमांड ज्यादा है और अब आपको क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से आती है, आपको एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, तब आप एम्बेडेड प्रोजेक्ट में आते हैं, है ना। तो ये अलग अलग उन्होंने बताया है कि ये अलग अलग टाइप के आपके प्रोजेक्ट के टाइप्स हैं। अब आप अपने सॉफ्टवेयर को इनमें से किसी एक में डाल दीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, राइट। अपना मतलब कि अपने कॉस्ट जानिए, अपने ड्यूरेशन जानिए, ये सब मैं आपको बता रही हूँ आगे, बस अगले स्लाइड में।
ये आपके टाइप्स ऑफ कोकोमो देख लीजिए। सबसे पहला बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल। ये 3 टाइप के, वही बेसिक तो बेसिक ही होता है, इंटरमीडिएट कुछ और जानकारी दे देता है, डिटेल और थोड़ी सी ज्यादा दे देता है। इंटरमीडिएट और डिटेल आपके सिलेबस में इतने ज्यादा है नहीं, बेसिक के बारे में ही ज्यादा पूछा जाता है हर जगह पे, तो बेसिक पे हम ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। A simple and static cost estimation model that calculates project effort and duration based on the size of the software measured in thousands of lines of code, right? आपको सबसे पहले KLOC पता होनी चाहिए, जो कि आपकी लाइन ऑफ कोड है, राइट? उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट और ड्यूरेशन को पता कर सकते हैं, है ना? सबसे पहले आपको आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो किस टाइप का है, राइट? बेसिक है, इंटरमीडिएट है या एम्बेडेड है। फिर उसके बाद आपको आपकी KLOC पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपने एफर्ट और ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। सी, ये है आपका फॉर्मूला। DE यानी कि यहाँ पे आप एफर्ट निकाल रहे हैं। ये KLOC आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, राइट? सबसे पहले ये AB, ये आपकी जो टेबल है ये आपको पेपर में गिवन भी हो सकती है, ना भी गिवन हो, पर मोस्टली ये गिवन ही होती है। अगर गिवन ना हो तो ये याद भी हो जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका सिस्टम ऑर्गेनिक है ना, तो अगर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है तो A की वैल्यू होगी 2.4, जो यहाँ रखेंगे। KLOC आपको गिवन होगा, और BB जो है ये वाला B, उसकी वैल्यू होगी ये, ऑर्गेनिक के लिए याद रखिएगा। सेमी डिटैच के लिए 3 है A की वैल्यू, B की 1.12, एम्बेडेड के लिए 3.6, बी के लिए 1.2 है। आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो आपका इससे क्या हो जाएगा, आपको DE मिल जाएगा, व्हाट एफर्ट मिल जाएगा। फिर आपको ड्यूरेशन फाइंड करना है, तो ड्यूरेशन कैसे फाइंड करेंगे, CB ये वाला फैक्टर डालेंगे और आपकी जो एफर्ट है उसके इससे मल्टीप्लाई और रेज टू द पावर DB। ये फॉर्मूला मुझे ऐसा नहीं है कि समझाना पड़ रहा है, सबको समझ आ रहे होंगे ना कि क्या लिख रहा है, ओके। और टीम साइज वही KD एफर्ट अपॉन में ड्यूरेशन, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टीम साइज भी निकाल सकते हैं, राइट? तो अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है तो बस आपको KLOC कुछ भी गिवन हो सकता है, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड 20 हो, 10 हो, 15 हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन में डाल सकते हैं। ठीक है, ये टेबल मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। टेबल भी नहीं देंगे अगर वो बता देंगे कि ऑर्गेनिक है, आपकी A की वैल्यू ये है, B की ये है, C की ये है और D की ये है, आपको वो गिवन हो सकती है। ठीक है, आगे आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट एक स्टेप हायर की बात करता है। वो क्या कहता है कि इट रिफाइंस एफर्ट एंड ड्यूरेशन एस्टिमेट्स बाय कंसीडरिंग एडिशनल प्रोजेक्ट फैक्टर्स। अभी तक आपने सिर्फ डायरेक्टली आपके एफर्ट और ड्यूरेशन निकाले, पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ और चीजें भी ऐड हो रही हो, और भी फैक्टर्स होते हैं। तो जब अगर वो फैक्टर आ जाते हैं तो हम किस तरीके से आपकी कॉस्ट, आपका एफर्ट और ड्यूरेशन मैटर कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट उसकी बात करता है। तो DE निकालने का ही इसमें फॉर्मूला है इंटरमीडिएट में, और ज्यादा का नहीं है, वो आप खुद से निकाल सकते हैं, ऐसा इन्होंने सोचा बैरी बोहम ने। डी निकालने का फॉर्मूला KLOC-B है ना, ये इन्होंने अपने अलग ही फैक्टर्स दिए हैं, ये रहे ये फैक्टर्स, इनटू EAF एरर एडजस्टमेंट फैक्टर, ये आपको गिवन भी होता है, नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। फॉर्मूला गिवन होता है, आप उसे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं आपके डिटेल्ड कोकोमो की। द मोस्ट कंप्रेहेंसिव एंड एक्यूरेट कोकोमो दैट डिवाइड्स द सॉफ्टवेयर इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स और मॉडल्स एंड अकाउंट्स फॉर इंटरैक्शन बिटवीन कॉस्ट ड्राइवर्स इन प्रोजेक्ट फेजेस, estimates effort and duration for each component using the intermediate COCOMO model, then sums them up। इसमें क्या होता है कि ये एक इंटरमीडिएट के बाद डिटेल्ड कोकोमो है, उसमें जो इंटरमीडिएट वाला कोकोमो था उसमें हम लोगों को बताया गया था कि जो एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं उसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एफर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमने वहां तक फाइंड कर लिया था। अभी डिटेल्ड कोकोमो हमको जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको ढंग से अच्छे से मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है, अलग अलग फेजेस में डिवाइड करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं कि क्या हमारा एफर्ट होना चाहिए, क्या हमारी कॉस्ट आएगी, ये सारी चीजें डिटेल कोकोमो में आ जाती हैं। ये पेपर में ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं मत देना। अब इसके फेजेस देख लीजिए, ये है इसके फेजेस। सबसे पहले प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, इसमें सारी प्लानिंग होती है, रिक्वायरमेंट जो हमारे कस्टमर है उससे हम सारी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उनको लिस्ट डाउन करते हैं। देन आपका सिस्टम का डिजाइनिंग करते हैं, यही हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं बेसिकली यही इसका सारे फेजेस है। देन आपका डिटेल डिजाइन, अभी सिस्टम डिजाइन हुआ था, एक ओवरव्यू ऑफ द डिजाइन होता है सिस्टम डिजाइन में, आप ओवरव्यू ले रहे हैं। और आपका डिटेल डिजाइन में हर छोटी छोटी चीजें, कि इस वाले पेज पर कहाँ पर क्या सेटअप होगा, नेक्स्ट पेज पर कहाँ पे क्या चीज सेटअप होगी, क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, ये सारे आपके डिटेल डिजाइन में आते हैं। देन आपका मॉड्यूल का कोड एंड टेस्ट, कोडिंग और टेस्टिंग हो रही है। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड टेस्ट,
अभी अलग जो मॉड्यूल है उनको कोड करके आप टेस्ट करें अलग अलग, फिर उसके बाद दोनों मतलब जितने भी आपके पास मॉड्यूल्स है वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको एक दूसरे के साथ एक एनवायरनमेंट में डाल के फिर टेस्ट करना है। फिर आपका कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, इसमें आप जितने भी एफर्ट्स हैं उनका सम कर रहे हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए। ठीक है, बस यही आपका डिटेल कोकोमो, ज्यादा आता नहीं है, आएगा तो ये 6 फेजेस जितने भी है इनको बता देना और थोड़ा सा डिफाइन कर देना। अभी मैंने आपको आईडी पढ़ाया, आईडी के बाद आपने अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक डाउनलोड कर लिया, कोई भी हो सकता है वो आपकी पसंद का। फिर उसके बाद हमने कोडिंग स्टार्ट करें। कोडिंग में क्या होता है, जो हमारा हाई लेवल प्रोसीजरल डिजाइन होता है उसको हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमको पता चल गया हमको यहाँ पर क्या क्या डिजाइनिंग डालनी है ना, क्या क्या चीजें डालनी है, अब उनके अकॉर्डिंग अपना कोड लिख रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आपको अपनी एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कोई भी हो सकती है आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, सी सी प्लस प्लस पाइथन जावा, अब तो जावा स्क्रिप्ट और कॉटलिन ज्यादा यूज हो रही है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, कोई सा भी आप लोग यूज कर सकते हैं। देन द रिव्यू द प्रोसीजरल डिजाइन, आपने अपनी लैंग्वेज एक डिसाइड कर ली, उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर डिजाइन था, जो हमने डिजाइनिंग करी थी, उसको रिव्यू करेंगे हमें क्या क्या बनाना है। आफ्टर दैट हम ना कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे, राइट द कोड, फिर टेस्ट द कोड, अपने कोड को टेस्ट करेंगे, है ना, टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्टिंग के बाद ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमियां नहीं निकलेंगी, बिल्कुल निकलती हैं कमियां, तो निकलती है जब हम काम करते हैं तो। फिर हम उसके टेस्ट को डीबग करेंगे, है ना, जितने भी बग्स आएंगे उनको एरर फ्री करेंगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट द कोड, कोड को डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसकी। आफ्टर दैट रिफाइन एंड ऑप्टिमाइज, अब उसमें जो भी आप रिक्वायर्ड चीजें हैं, अगर आपको कुछ चेंज करना है, रिफाइन करना है, ऑप्टिमाइज करना है, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर है कोडिंग का। ठीक है, now थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं कोडिंग के ही बारे में। कोडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट, राइट। कोडिंग में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको इस तरीके से लिखते हैं जिससे कि कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करवा सके, है ना। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सी आउट का मतलब होता है प्रिंट करवा दे किसी भी चीज को, है ना। और आप लोगों ने प्रिंट एफ पढ़ा है, सी सी प्लस प्लस में पढ़ा है अभी तक आप लोगों ने। इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी आपका डेटा होगा और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोडिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसलेशन ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस इनटू फॉर्मेट दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। ये जितने भी लाइंस हैं, जितने भी आपको ये बुलेट पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये इसमें सब कुछ बस वही लिखा है जो कोडिंग के बारे में आप जानते हैं, बस अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग फॉर्म्स में, ताकि आप पेपर में इनको अच्छे से लिख सकें, राइट। इट्स अ लैंग्वेज दैट मशीन्स कंप्रहेंडेड द ब्रिज बिटवीन ह्यूमन लॉजिक एंड मशीन एक्शंस। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड सा डेफिनेशन है, इसको भी प्लीज ध्यान से समझ लो और पढ़ लो, राइट। हियर गुड कोडिंग स्टाइल, राइट। सबसे पहले आपका कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, आपको उसमें जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरीके से रखनी है कि वो कंसिस्टेंट आपको उसमें फॉर्मेटिंग रखनी है ना, सब चीज एकदम प्रॉपर तरीके से हो, कोई भी इधर उधर अलाइन, सारी चीजें एक दूसरे से अलाइन हो, एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फिर आपका कोड रीयूजेबिलिटी, आपको अपने कोड में रीयूजेबिलिटी लानी है, ऐसा नहीं है कि सेम काम करवाने के लिए आपको कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। आप उस कोड को एक मेथड या फंक्शन बना लीजिए और जब आपको जरूरत हो आप उसको यूज कर लीजिए एज अ मेथड और फंक्शन, रादर देन उसको बार बार आप डिफाइन करो। ठीक है, मैंने आपका कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, जब भी हम कोड लिखते हैं, अभी तो आप लोग छोटे छोटा कोड लिख रहे हैं, पर जब हम किसी बड़े सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखते हैं तो उसमें कमेंट्स का होना जरूरी है, ताकि कोई और अगर आकर के हमारे सॉफ्टवेयर पे काम करे तो उसे समझ में आए कि कहाँ क्या हो रहा है, राइट। तो कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन के यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल है, यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, ये सब चीजें। अवॉइड ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स को अवॉइड करिए, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ना वो हर मॉड्यूल के लिए होते हैं ना, सबके लिए होते हैं, पर लेकिन हम अपना काम करेंगे अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर करके, तो जो आपका मॉड्यूल है वो तो किसी भी वैल्यू को वही समझेगा जो ग्लोबली डिक्लेयर की गई है, तो इसलिए आप ग्लोबल को अवॉइड करिए, लोकल को यू नो तवज्जो दीजिए। एरर हैंडलिंग, आपको एरर हैंडलिंग करनी आनी चाहिए, ये बेसिक पॉइंट है। अगर कोडिंग अगर आप कर रहे हैं और आपको एरर हैंडलिंग नहीं आती तो आई डोंट थिंक कि आप कोडिंग में कुछ और ज्यादा कर सकते हैं, राइट। कोडिंग का मतलब बस यही नहीं होता कि आप अपने नो लाइन ऑफ कोड लिख दें, बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड आपने लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप गुड कोडर है। गुड कोडर ऑलवेज नो हाउ टू डीबग द कोड, राइट। कोड तो आप गूगल से कहीं से भी सर्च इंजन से सर्च करेंगे और छाप देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन आप उस कोड को अपने यूज के अकॉर्डिंग कैसे मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, ये एक गुड कोडिंग की प्रैक्टिस है। ओके, आपको आपके जो एरर्स हैं उनको हैंडल करना आना चाहिए, उनको समझना आना चाहिए कि ये जो लिखा है ये एरर है क्या, राइट। अब तो इतना अच्छा हो गया है सब कुछ कि उसमें लिखा होता है कि इस लाइन में एरर है
और वो एरर की डेफिनेशन भी देता है कि ये एरर इस वजह से हो रखा है। तो जो समझदार होगा ना वो उसको देखते ही समझ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे एरर इस वजह से है। तो आपको एरर हैंडलिंग आनी चाहिए। सेकेंडली, मीनिंगफुल वेरिएबल एंड फंक्शन नेम्स। आप वेरिएबल्स डालते हैं, फंक्शंस के नाम डालते हैं, तो आपकी कोडिंग में ये सारी चीजें होती हैं, हम यूज करते हैं, सब करते हैं। तो इस तरीके से यूज करिए कि अगर कोई और आके आपके कोड को पढ़े तो उसको समझ आए कि अच्छा ये इसलिए यूज हो रखा है, यहाँ पे ये काम हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको अपने वेरिएबल का नाम और फंक्शन का नाम देना है कि वो मीनिंगफुल लगे। ओके, अब आपने अपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर दी, कोडिंग का काम आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक से आपने अपने कोडिंग कर दिया, कोड जो था आपने डीबग वगैरह सब कर लिया, वो बिल्कुल तैयार है। अब कोडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज योर टेस्टिंग। यहाँ पे हम आपका कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग। इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग दैट अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन बिहेव्स एज इंटेंडेड, राइट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या करते हैं कि जो हमको रिक्वायरमेंट मिली थी, राइट, उसको वो हमारा जो सॉफ्टवेयर फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बना है या नहीं, इस चीज की यहाँ पर टेस्टिंग होती है। इफेक्टिव टेस्टिंग इज कंटिन्यूअस, स्टार्टिंग ड्यूरिंग डिजाइन, कंटिन्यूइंग थ्रू डेवलपमेंट एंड इवन अकरिंग इन प्रोडक्शन, राइट। तो जो टेस्टिंग होती है वो कॉन्टिन्यूअस वे में होती है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग से ही वो स्टार्ट हो जाती है। डिजाइनिंग जब होती है हम तभी भी अपने कस्टमर को बुलाते हैं कि आप आकर के इसे देख लीजिए, और अलग अलग जितने भी हमारे हेड्स होते हैं जो उस चीज के बारे में जानते हैं उनसे टेस्ट करवाते हैं कि सर ये ठीक है या नहीं। यही आपकी जो टेस्टिंग होती है वो कंटिन्यूअस वे में होती है, वो हर एक स्टेज पे होती रहती है, चलती रहती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग इज टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज रिलायबल, एफिशिएंट एंड मीट्स द यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है टेस्टिंग का, प्लीज इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर वो रिलायबल होना चाहिए, है ना। टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम डिजाइन कर रहे हैं वो ऐसा हो कि यूज करने वाले को उस पर भरोसा हो, है ना। जैसे कि आपका कैलकुलेटर है, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है। तो आप उसमें कैलकुलेशन करते हैं तो उसके ऊपर आपको भरोसा है, आप तभी तो उसकी कैलकुलेशन को हर जगह छाप पा रहे हैं। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इसी तरीके से होना चाहिए कि आप उस पर रिलाई कर सके, एफिशिएंट होना चाहिए, और जो भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट है वो उनको तो फुलफिल करना ही चाहिए। तो सबसे बेसिक नीड है, समझ लो आप। then आपका द प्राइमरी गोल ऑफ टेस्टिंग इंक्लूड प्रिवेंटिंग बग्स एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जो आपके गोल्स होते हैं ना, मतलब कि टेस्टिंग कर क्या रही है ना, सबसे पहले वो किस तरीके से यूज होगी। प्रिवेंटिंग बग्स, बग्स को हटा देना, है ना। बग्स जितने भी आपके एरर्स को हम बग्स कहते हैं बेसिकली। आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल टू मिनिमाइज इश्यूज इन द फाइनल प्रोडक्ट। जब उसको डिलीवर करेंगे तो उसमें आपके सारे जो बग्स हैं वो खत्म हो जाने चाहिए, इसलिए उसको इनिशियल स्टेज पर ही हम डिफाइन कर लेते हैं। देन आपका इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। टेस्टिंग के टाइम पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होती है ना। क्योंकि आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो आप उस जिस चीज को एक्चुअली में यूज कर रहे हैं, है ना, यूज करके देख रहे हैं। आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया कोडिंग के बाद, अब आप उसको यूज करके देख रहे हैं। अब जब आप उसको यूज करके देखें तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ पर हम इसको इतना सा थोड़ा सा मेजर सा या मिनिमम सा कुछ करेंगे और ये ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाती है। तो आप इधर देखिए, ये आपके ना स्टेजेस हैं बेसिकली टेस्टिंग के, है ना। स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग आप इनको बोल सकते हैं। सबसे पहले आपका यूनिट टेस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं, एक सिंगल मॉड्यूल को, है ना। यूनिट यानी कि आप सिंगल एक मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं, एक छोटे से मॉड्यूल को आप टेस्ट कर रहे हैं, है ना। अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग तरीके से आप उनको टेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर जो फंक्शन है वो आपस में काम कर रहे हैं नहीं, ठीक से कर रहे हैं नहीं, अलग अलग मॉड्यूल्स को हम टेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि आपने जो अलग अलग मॉड्यूल्स टेस्ट करना, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, अब इन तीनों को एक साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट कर रहे हैं, ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन ठीक है या नहीं। दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर आता है आपका सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि उसको पूरा अब एक सिस्टम बना दो, अभी तो आपने सिर्फ इंटीग्रेट करा था, अब उसको पूरा सिस्टम बना दो, अब आप उसको टेस्ट करो, है ना। फिर आता है आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि अब कस्टमर उसको टेस्ट कर रहा है और वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये ठीक है या नहीं, इसमें ये कमी है या नहीं। आपने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली, सब कुछ बना दिया, सब कुछ टेस्ट कर लिया, सब कुछ ठीक है आपकी ओर से। आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जो आपका कस्टमर है वो आगे कहेगा कि हाँ मुझे ये एक्सेप्ट है, राइट। ये एक्सेप्ट जो वर्ड है इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है। आई होप आपको ये चारों स्टेजेस समझ आ गए होंगे टेस्टिंग के, राइट। अब ये आपका टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आप देख लीजिए, इतनी सारी टेस्टिंग होती है कि इनका क्या क्या मतलब है थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट करने के लिए कस्टमर आएगा वो कहेगा हाँ मुझे एक्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक बनाया आपने, ये होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फिर आता है आपका कोड रिव्यू।
कोड रिव्यू भी एक टेस्टिंग की तरह ही होती है। आपने जो कोड करा है उसको चेक कर रहे हैं कि ये ठीक से लिखा है या नहीं, वेरिएबल्स ठीक से नोटेट करे हैं या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हुई है या नहीं, कमेंट्स ढंग से डाले हैं या नहीं, ये आपका कोड रिव्यू में आ जाता है। फिर आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैंने अभी आपको बताया, इंटीग्रेट करके। यूनिट टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, जो फंक्शंस होते हैं ना, मॉड्यूल्स आपका जैसे भी है ना, सपोज ये आपका मॉड्यूल 1 है, इसके अंदर जो फंक्शंस है इनकी टेस्टिंग हो रही है अलग से। यानी आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक से परफॉर्म कर रही है या नहीं, कहीं रुक तो नहीं जा रही है, ज़्यादा बर्डन आने पे खराब तो नहीं हो रही, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जब हम कुछ चीज़ आपने बना दिया, आपका एक सॉफ्टवेयर है, राइट, आपने उसका आगे चल के आप उसका अपडेट लेकर के आए, है ना, आपने उसमें कोई नई चीज़ बढ़ा दी। रिग्रेशन टेस्टिंग में आप ये चेक करते हैं कि कहीं उस अपडेट की वजह से, इस अपडेट की वजह से एक्चुअल सॉफ्टवेयर की किसी और चीज़ को, किसी और मॉड्यूल को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। यानी कि नए अपडेट की वजह से पुराना कुछ खराब तो नहीं हो रहा। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी जिंदगी में अगर नए दोस्त आ जाए तो उन दोस्तों की वजह से पुराने दोस्त या पुराने रिश्ते फर्क नहीं पड़ने चाहिए। जैसे रेगुलेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग में सिक्योर है या नहीं करेंगे ही। स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है ना, या एक एग्जांपल सपोज एक ऑटो है ना, ऑटो की में कोई लिमिट है ऑटो की कि यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, फिर 4 इस सीट पे 4 इस सीट पे। अगर उससे ज्यादा बैठ जाए तो ये चल पाएगा या नहीं, है ना, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो ये चलेगा या नहीं। बना तो केवल 4-4 लोगों के लिए, बेसिकली मेरे हिसाब से 3-3 लोगों के लिए बनाया, लेकिन 4-4 बैठा देते हैं। तो बना तो वो 3-3 लोगों के लिए, पर बैठाते 4-4 है। तो ऐसा तो होता नहीं कि वो रुक जाता है 4-4 की वजह से। दिस इज स्ट्रेस टेस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जितने कैपेसिटी का है ना, कैपेसिटी की टेस्टिंग होती है बेसिकली। वो उस पर तो काम करे करे, पर अगर उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो उस पर भी काम कर सके। दिस इज नोन एज कैपेसिटी टेस्टिंग, सॉरी स्ट्रेस टेस्टिंग। फिर आपकी बीटा टेस्टिंग और अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है कि आपने जो टेस्टिंग करी है अल्फा टेस्टिंग, वो अपने खुद के एनवायरनमेंट में करी, खुद के एनवायरनमेंट यानी कि कंपनी में हो रही है वो टेस्टिंग। और बीटा टेस्टिंग का जो कस्टमर है वो अपने एनवायरनमेंट में कर रहा है, एक्चुअली जहाँ पे वो उसे यूज करना है वो वहां पर कर रहा है। एक और टेस्टिंग होती है आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट, लेट मी हाईलाइट इट विद द बुलेट पॉइंट। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड सेकंड इज आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हो सकता है ये आ जाए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, राइट। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको व्हाइट बॉक्स कितनी बार भी पढ़ाया होगा। तो व्हाइट बॉक्स इस तरीके से, सपोज ये है, इसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो आपको दिख रहा है। ये आपका इनपुट यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं इनपुट से आउटपुट लाने के लिए, हमें वो प्रोसेस भी पता होता है ना। तो जो टेस्ट हो रहा होगा वो उस प्रोसेस का भी होगा कि ये प्रोसेस ठीक है या नहीं, इसमें कुछ गलती तो नहीं, ये कमेंट्स डाले या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हुई या नहीं। ये आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि इसमें जो डिब्बा है ना, इसमें कुछ नहीं दिख रहा, नथिंग, बस आपका इनपुट दिया आउटपुट आ गया, कोई मतलब नहीं क्या प्रोसेस लगाया, क्या करा, कैसे लाया आंसर, कुछ नहीं फर्क पड़ना हमने। ये आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। और मैंने आपको इतनी सारी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पढ़ा दी है, तो बिल्कुल चिंता मत करना कि इतनी सारी कैसे पढ़ेंगे, इनके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। बस जो थोड़ी सी नाम से नहीं समझ आती, बीटा, अल्फा और आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग और रेग्रेशन, ये सारी कुछ नाम से नहीं समझ आती। और ये जो मैंने आपको बताई थी ना 4 स्टेजेस वाला, ये जरूर आप ध्यान रखना टेस्टिंग के बारे में। ओके, अब ये कुछ टर्म्स हैं आपकी। कोड रिव्यू ऑफ करेक्टनेस involves checking the code for any error or bugs and ensuring that it meets the requirements and performance as intended. This includes checking for any potential security vulnerabilities, performance issues and scalability concerns. तो कोड रिव्यू फॉर करेक्टनेस ये है कि आप आपका जो कोड है उसको देख रहे हैं कि वो करेक्ट है या नहीं, उसमें सारी चीजें ठीक से है या नहीं, है, उसमें बग्स तो नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमारे एथिक्स को वायलेट कर रही हो, कुछ भी ऐसा तो नहीं, उसके परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं। ये सारी चीजें आपकी करेक्टनेस में जाती हैं। ये जो इतनी बड़ी सी डेफिनेशन है ना, प्लीज उसको इसी तरीके से पढ़ना और समझना और लिख करके आना। ठीक है, तो कोड रिव्यू ऑफ करेक्टनेस ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि हमारा जो कोड हमने लिखा है वो ठीक है या नहीं, और ये कुछ भारी भरकम से वर्ड्स डाल देना, दैट्स ऑल फॉर इट। कोड रिव्यू ऑफ रीडेबिलिटी, भाई वही है रीडेबिलिटी, वर्ड से ही समझ आता है। फोकस इज ऑन मेकिंग श्योर दैट द कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड।
राइट। फॉलो एंड मेंटेन, आपका जो कोड है वो ढंग से समझ आ रहा है या नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं आपने थोड़ा सा है ना कचर पचर कर दिया, लाइन भी नहीं छोड़ी और ढंग से कमेंट्स नहीं डाले, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेंटेन करा हुआ होना चाहिए, आपका जो कोड है रीडेबल होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स यूजिंग मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स इन टाइप, ऐसे नाम रखिए अपने वेरिएबल्स के जो अच्छे लगे देखने में और मतलब भी हो उनका कुछ। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स लॉजिक इनटू स्मॉलर मैनेजिकल चंक्स एंड कमेंटिंग कोड टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप मॉड्यूल्स बनाइए, है ना, आप कोड रीयूजेबिलिटी रखिए, तो इस तरीके से आपका जो कोड है वो रीडेबल होगा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, ये यूनिट कंप्लीट होता है। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कोड योरसेल्फ।